कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने प्रीवियस वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे आपको IT कोड 402 की सारी वीडियोस वहां पे मिल जाएंगी। और इस वीडियो में हम लोग ग्रीन स्किल को कवर करने वाले हैं, ग्रीन स्किल्स के सेशन 1 को। सो प्लीज स्टे ट्यून और लास्ट तक वीडियो देखिए। आई होप कि आपके सारे टॉपिक्स क्लस्टर क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये कह रहा है कि इन्वायरमेंट हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इन्वायरमेंट का इफेक्ट हमारे लाइफ पे बहुत ज्यादा होता है और हम अपने डे टू डे लाइफ में जो करते हैं उससे भी हमारा एनवायरनमेंट इफेक्ट होता है। जैसे कि जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उनको उनका फूड सप्लीमेंट जैसे कि खाना हो गया, अनाज हो गया, सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, ये सारी चीजें उनको कहाँ से मिलती है? तो ये सारी चीजें विलेज एरिया से ट्रांसपोर्ट होकर गाँव में जाती है। और इन रिटर्न गाँव के लोग जो है वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं, रेन इरिगेशन के लिए बारिश के पानी पे डिपेंड होते हैं, खाने के लिए, दूध दही के लिए, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए वो लोग गाय, बैल, भैंस, इन सारी चीजों पे डिपेंडेंट होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है। एवरीथिंग अराउंड अस फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड अवर लाइफ डिपेंड ऑन द फ्लोरा एंड फौना अराउंड अस। कह रहे हैं कि हमारी लाइफ जितनी भी चीजें हैं, हमारी लाइफ हो गई, वो दो ही चीज पर डिपेंड करती है, हमारे आसपास की फ्लोरा एंड फौना पे डिपेंड करती है। फ्लोरा मीन्स की प्लांट कम्युनिटीज के बारे में बात हो रही है एंड फौना मीन्स की एनिमल कम्युनिटीज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, उसके आगे कह रहा है कि सिमिलरली हमारे स्कूल का जो इन्वायरमेंट है, हमारे फिजिकल सोशल कल्चर इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। फिजिकल इन्वायरमेंट में हमारे स्कूल की बिल्डिंग्स आ जाएगी कि स्कूल की बिल्डिंग्स कैसी है, हमारे क्लासरूम्स कैसे हैं, हमारी लाइब्रेरी कैसी है, हमारी लेबोरेटरी कैसी है, हमारे साइंस लैब कैसे, हमारे कंप्यूटर लैब्स कैसे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर हम हमारे स्कूल में टॉयलेट है कि नहीं है, गार्डन है कि नहीं है, ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर किसी बच्चे का आपकी स्कूल में एडमिशन हो रहा है तो पढ़ाई तो देखी ही जाएगी, साथ में देखी जाएगी कि जहाँ पढ़ा रहे वो क्लासरूम कैसे, वहां पे फैन है कि नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन है कि नहीं है, टॉयलेट है कि नहीं है, टॉयलेट करने के लिए बच्चे कहाँ जाते हैं, टॉयलेट है कि नहीं है, गार्डन है कि नहीं है, ठीक है, कैंटीन है कि नहीं है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वहीं पे अगर हम सोशल कल्चर एनवायरनमेंट के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि वहाँ का टीचिंग क्लाइमेट कैसा है, यानी कि टीचर बच्चों के साथ कोऑपरेटिव है कि नहीं है, क्या टीचर का बिहेवियर कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं है बच्चों के साथ, क्या वहाँ पे मतलब बच्चों को अच्छे से कोप अप किया जाता है कि नहीं किया जाता है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज कैसी है, स्टूडेंट्स वहाँ पे कोऑपरेटिव है कि बहुत ज्यादा बुली करते हैं, बहुत ज्यादा रोस्ट करते हैं, रैगिंग करते हैं, ये सारी चीजें। फिर देखा जाएगा वहाँ का डिसिप्लिन कैसे है, टीचर्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं, बच्चे एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं कि नहीं, वहाँ पे किस कल्चर को ज्यादा माना जाता है, वहाँ पे सेकुलरिज्म है कि नहीं है, वहाँ पे स्टूडेंट्स की अचीवमेंट क्या है, स्टूडेंट्स का रैंक क्या रहा है, बोर्ड्स में उनके परसेंटेज क्या रहे हैं, हाईएस्ट रैंक क्या रहा है, ये सारी चीजें हो गई। तो ये सारी चीजें फिजिकल चीजें भी आपको इफेक्ट करती हैं और सोशल कल्चर भी आपको इफेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें आर द एग्जांपल्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, अब ओवर द ईयर विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयर हैज बीन इंक्रीज इन एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब कह रहे हैं जैसे जैसे इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है ना, वैसे वैसे पोल्यूशन लेवल भी बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं विद द एबंडेंट ऑफ हाई इनपुट एग्रीकल्चर वी कुड ग्रो मोर फूड बाय यूजिंग फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। कह रहा है कि अब इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रहा है तो हम फर्टिलाइजर और केमिकल डाल के क्या करें, क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। बट इट ऑल्सो रिजल्ट इन द इफेक्ट ऑफ ओवर यूज ऑफ केमिकल। लेकिन इसका इम्पैक्ट तो पड़ रहा है ना कि केमिकल्स का हम ओवर यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल डिग्रेडेशन होने, सॉइल इनफर्टिलिटी भी हो जाएगी। एक टाइम के बाद से आके वो सॉइल आपकी लोग जाओ ही नहीं रहेगी। तो हमको एक मेंटेनेंस प्लान करना होगा। ठीक है, हम मैन्यूर, फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे, बट उसका मेंटेनेंस, उसके ऑल्टरनेटिव भी तो हमें सोचने पड़ेंगे ना। तो एक ऐसा एनवायरमेंटल फ्रेंडली हमें कुछ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो कि मैन्युफैक्चरिंग, पैनल्स, डिजाइनिंग सस्टेनेबल हो वो हमारे लिए, तो उस पे हमको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब सेशन 1 जो आपका बोल रहा है सोसाइटी इन एनवायरमेंट, समाज और पर्यावरण के बारे में। पीपल लोग कह रहे हैं कि लोग जो है गांव में, शहरों में, स्टेट में, कंट्रीज में एक दूसरे के साथ जब रहते हैं, जब आपस में रहते हैं तो एक सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है, एक समाज बनता है। सोसाइटी एनवायरमेंट में एक दूसरे से अट्रैक्ट करती है, इंटरेक्ट करती है और चेंजेस भी लाती है सेम टाइम पे, यानी कि इंटरेक्शन की वजह से भी चेंजेस आते हैं। इंटरेक्शन ऑफ द सोसाइटी विद एनवायरमेंट समटाइम इफेक्ट इकोलॉजिकल बैलेंस। और जब सोसाइटी जो है एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करती है तो कुछ सोशल चेंजेस, इकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। जैसे जैसे आपका पॉपुलेशन बढ़ता है वैसे वैसे उनका नेचर में इंटरफेरेंस बढ़ते जाता है। नेचर में इंटरफेरेंस बढ़े मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे अगर आपके एरिया में बच्चों की तादाद ज्यादा हो गई, पॉपुलेशन ज्यादा हो गया, तो आपको स्कूल्स बढ़ाने पड़ेंगे, आपको कॉलेजेस बढ़ाने पड़ेंगे, आपको हॉस्पिटल्स बढ़ाने पड़ेंगे, आपको और भी फैसिलिटीज को बढ़ाने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे उनका पॉपुलेशन बढ़ता है वैसे वैसे उनका नेचर में इंटरफेरेंस होने लगता है। अब आपको क्या लगता है कि वो कहाँ पे नया हॉस्पिटल बनाएंगे, नया स्कूल बनाएंगे? तो ऑब्वियसली वो पेड़ की कटाई करके, जंगल को खाली करके वहां पे बढ़ाएंगे। तो वहां पे हमने पेड़ की कटाई कर दी, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा और इन रिटर्न हमारा पूरा वाटर साइकिल इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से ना समय पे बारिश होगी और जब बारिश नहीं होगी तो पूरा वाटर लेवल डाउन हो जाएगा।
फिर इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन, कलेक्शन, ये सारे प्रोसेस भी इफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हम तो प्यासे रहेंगे, जानवर भी प्यासे रहेंगे और जानवर एकदम पागल होकर बौखला के सड़क पे आने लगेंगे, जिसका इफेक्ट हमें ही पड़ेगा। तो जब जानवर सड़क पे आने लगेंगे हम तो ऑटोमेटिक घर के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। नेचुरल रिसोर्सेज कह रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज को हम डिफाइन कर सकते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंस पे, एनर्जी और ऑर्गेनिज्म पे, विच इज यूज बाय ह्यूमन फॉर वेलफेयर। इंसान जो भी चीजों को अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल करता है, अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करता है, वो सारी चीजें रिसोर्सेज होती है, ठीक है। सिंस द अर्थ वॉज इनहेबिटेड, ह्यूमन एंड अदर लाइफ फॉर्म वॉज डिपेंडेंट ऑन द एग्जिस्टिंग फ्री इन नेचर। कह रहे हैं कि जब उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ा था तो जो इंसान थे और जो जानवर थे वो इन्वायरमेंट इसी पर डिपेंडेंट थे अपने खाने पीने के लिए, जो भी थे। तो इसमें आपके नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आ जाएंगे? वाटर आ जाएगा, लैंड आ जाएगा, सॉइल आ जाएगा, रॉक्स आ जाएगा, फॉरेस्ट आ जाएगा, एनिमल, फॉसिल, मिनरल्स, ये सारी चीज आपके नेचुरल रिसोर्सेज है। इनको नेचुरल रिसोर्सेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बेसिस ऑफ अर्थ लाइफ, मतलब जिंदगी जीने के लिए, इस पृथ्वी पे गुजर बसर करने का ये बेसिक चीज है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसको नेचर प्रोवाइड करता है, ह्यूमन इसको नहीं बना सकता है। हम इनको यूज करते हैं और एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में यूज करते हैं ताकि हमारी लाइफ अच्छे से चल सके। नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी कंज्यूम किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन जो है डायरेक्टली फूड के लिए, मतलब फूड के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, बायोमास के लिए और भी बहुत सारी चीजों के, लकड़ियों के लिए वो डिपेंडेंट होते हैं। और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट किस पे होते हैं? क्लाइमेट्स के लिए, फ्लड को प्रिवेंट करने के लिए, स्टॉर्म से प्रोटेक्शन के लिए, साइक्लोन की प्रोटेक्शन के लिए। तो या तो हम डायरेक्टली डिपेंड हो रहे हैं इन सारी चीजों पे या इनडायरेक्ट वे में डिपेंड हो रहे हैं। अब बायोगैस, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, प्लास्टिक का यूज, ये सारी चीजें तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में है। तो अब नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत सारे फॉर्म के होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। अब इन सारी चीजों को भी फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि लैंड रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है लैंड रिसोर्सेज। तो ह्यूमन बीइंग डज यूज लैंड फॉर प्रोडक्शन एज वेल एज रेसिडेंस एंड रिएक्शन। कह रहे हैं कि लैंड रिसोर्स क्या है? तो हम लोग जहाँ रहते हैं जमीन पे ही रहते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपना जो भी बिजनेस सेटअप करना होता है वो जमीन पे ही करते हैं। तो लैंड एक फाइनाइट, एक डेफिनेट रिसोर्सेज है, मतलब वो एक्सपैंड नहीं कर रहा है, ठीक है। जमीन आपकी एक्सपैंड नहीं कर रही है, ठीक है। और कुछ इसी में आप एग्रीकल्चर को सेटअप कर सकते हैं। जमीन तो हमारी लिमिटेड है, तो आपको खेती करना है तो उसके लिए प्रोपोर्शन फिक्स है, और घर बनाने के लिए, नॉन एग्रीकल्चर फैक्टर्स के लिए आपका अलग है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और भी बहुत सारी चीजों के लिए आप लैंड रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। दूसरा आता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एक नेचुरल और सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी है। सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी बोले तो क्योंकि यहाँ पे आदिवासी लोग, बंजारे लोग आप देखते हैं जिनका कई घर नहीं होता है, घूम के कभी इधर घूम के कभी उधर, तो वो लोग फॉरेस्ट में सर्वाइव करते हैं। बहुत सारे जो जानवर होते हैं उनका भी घर जो होता है वो जंगल में ही होता है, इसलिए उसको सेल्फ सस्टेनिंग कहा जा रहा है। लकड़ियां फर्नीचर बनाने के लिए, हैंड टूल्स बनाने के लिए, मैचेस बनाने के लिए, बोट्स बनाने के लिए, वो कहाँ से आता है? वो सारी चीजें जंगलों से आती है। कुकिंग पर्पस के लिए भी और घर को वार्म करने के लिए भी जो लकड़ी है वो जंगल से ही आती है। तो फॉरेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है हमारे लिए। नेक्स्ट आता है वाटर रिसोर्सेज। लगभग 3/4 हमारे बॉडी में लगभग 75% वाटर है और अर्थ सरफेस में भी 3/4 वाटर है, लेकिन वो सारे वाटर पीने के लायक नहीं होते। उसमें से भी कुछ ही अमाउंट ऑफ वाटर होते हैं जो पोर्टेबल वाटर होते हैं, जो हम ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इरिगेशन के लिए, हाउस होल्ड के लिए, मतलब कोई भी काम बिना वाटर के हो ही नहीं सकते। चाहे आप कपड़ा धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, खाना बना रहे हैं, नहा रहे हैं, फेस वॉश कर रहे हैं, कुछ भी काम बिना पानी के नहीं हो सकता है। तो ये भी एक बहुत वाइटल रिसोर्सेज है, बिना पानी के हम नहीं सर्वाइव कर सकते। अब हम मिनरल रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो मिनरल डिपॉजिट इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेचुरल अकॉर्डिंग। कह रहे हैं कि मिनरल डिपॉजिट, मिनरल क्या होता है? तो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स का डिपोजिशन, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में या गैस फॉर्म में, वो सारी चीजें जब अर्थ क्रस्ट के नीचे पाई जाती है उसको हम मिनरल बोलते हैं। मिनरल बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि उसको बेच के हम इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सकते हैं और फ्यूचर में हम उससे बहुत ज्यादा हमको ग्रोथ देखने को मिल सकते हैं। मिनरल्स आपके नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जैसे कि आपका आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये सारी चीजें। और उसमें नॉन मेटल भी आपके होते हैं, जैसे सॉल्ट हो गया, जिप्सम हो गया, क्ले हो गया, सैंड हो गया। जिप्सम के बारे में, क्ले सॉल्ट के बारे में अपने साइंस के एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर क्लास 10 में पढ़ा होगा, तो नहीं देखा तो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, वहां से आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं फूड रिसोर्सेज पे। तो रिसोर्सेज जो कि फूड प्रोवाइड करते हैं या फिर ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड करते हैं, वो फूड रिसोर्सेज होते हैं। प्लांट सबके लिए, प्लांट बीइंग अ प्रोड्यूसर, वो सबके लिए फूड रिसोर्सेज का काम करता है और हमारे लिए भी। बस मेन बात ये है कि जो जानवर होते हैं वो डायरेक्टली उसको खाते हैं और हम उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करके मिर्च मसाला लगा खाते हैं, बिकॉज ह्यूमन टेंडेंसी है भाई, किसी चीज को वो इतनी साधारण से इंगल्फ कैसे कर लेगा। मिर्च मसाला तो उसकी फितरत में ही है, चाहे वो बातों में लगाए या सब्जियों में लगाए, ठीक है। तो एनिमल्स एंड बर्ड्स आर द सोर्स ऑफ फूड फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स। कह रहे कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमारे, जब हम फूड चेन देखेंगे तो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म की तादाद बहुत ज्यादा लंबी होती है। तो मेनली जो एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं वो उनके
ओमनीवोर और कार्निवोर के क्या होते हैं, वो खाना होते हैं फूड चेन में, और एग्रीकल्चर जो होता है वो हम लोगों का होता है और हर्बीवोर्स का होता है, ठीक है। अब एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, तो एनर्जी रिसोर्सेज ऐसा है जिससे जैसे हीट प्रोड्यूस हो रहा है, पावर प्रोड्यूस हो रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, इस तरह की चीजों को हम एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं। तो 5 फंडामेंटल एनर्जी रिसोर्सेज है अभी हमारे पास, जो कि है न्यूक्लियर फ्यूजन, सोलर एनर्जी, ग्रेविटी जनरेटेड बाय अर्थ एंड मून, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, एनर्जी इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और एनर्जी स्टोर इन केमिकल बोन। तो इन सारी चीजों को, जैसे बहुत सारी चीजों को अभी हम यूज भी कर रहे हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज को भी 2 कैटेगरीज में बांटा गया, एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल और रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। तो अब एक एक करके हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सारी चीजें क्या है। ये सारी चीजें आईटी में इसलिए पढ़ाई जा रही है क्योंकि ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं, वैसे ये है तो। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होता है, तो द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी एग्जॉस्ट बाय ह्यूमन कंजप्शन, ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमन कंजप्शन के द्वारा कभी खत्म नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि आपका सोलर रेडिएशन हो गया, विंड पावर हो गया, वाटर पावर हो गया, टाइडल पावर हो गया, एक्सेट्रा। अब आता है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो अवेलेबल है एक लिमिटेड क्वांटिटी में, और अगर ह्यूमन ने उसका एक्सेसिव यूज किया तो एक टाइम के बाद से वो खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास जो कोल का जो स्टॉक है वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, ठीक है। अगर हम उसको ज्यादा यूज करेंगे तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। वो बनेगा तो सही, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे उसके फॉर्मेशन में, यानी कि जब वो खत्म होगा उस समय ही वो आपको नहीं मिल जाएगा, उसके फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये है तो अबंडेंट क्वालिटी में, बट एक टाइम के बाद से ये खत्म हो जाएगा। अब है रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कॉन्स्टेंटली अवेलेबल होते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, और रीजनेबली उसको रिप्लेस किया जा सकता है या फिर उसको अल्टरनेटिव मेथड से उसको रिस्टोर किया जा सकता है, ठीक है। दिस मे टेक मेनी ईयर्स, बहुत सारे मतलब टाइम तो लगेगा, लेकिन कवर किया जा सकता है। कुछ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो नेचुरली रीजनरेट किए जाते हैं कंजप्शन के बाद, उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे आपके फॉरेस्ट, ट्रीज, प्लांट हो गए, ये सारी चीज एक बार अगर डिस्ट्रॉय हो गए तो ग्रो तो करेंगे, उसकी जगह पे ग्रो तो करेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक मैंगो ट्री मैंने काट दिया तो अब ऐसा थोड़ी है कि उसकी जगह पे दूसरा मैंगो ट्री नहीं लग सकता है, लगेगा, बट उसको टाइम लगेगा ग्रो करने में, ठीक है। Renewable energy system use resources constantly replace less polluting, example like hydropower, solar energy, wind energy, geothermal energy. Renewable resources में ऐसे resources का इस्तेमाल करेंगे जो pollution free हो या pollution less हो, जैसे कि आपका wind energy, solar energy, etc. etc. अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो इजीली रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। एक बार अगर वो डिस्ट्रॉय हो गए तो वो दोबारा उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं क्योंकि वो नेचुरली अकरिंग एक रॉक साइकिल प्रोसेस उसको ऑब्टेन किया जा सकता है, बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं उसके फॉर्मेशन में। और नॉन रिन्यूएबल होता है, एक बार उसके कंजप्शन उसको पूरा खत्म हो गया तो फिर उसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। तो मिनरल, ये सारी चीजें, रॉक्स वगैरह जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आती है। यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है आपकी बुक में, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, तो आप वहां पे देख लीजिएगा उसको। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे इन्वायरमेंट को और हमारे अर्थ को बहुत ज्यादा बर्बाद कर रही है। सबसे पहला है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज हम ओवर कर दे रहे हैं, जैसे कि the result when harvesting resources exceed their reproduction or replacement, it means that when we exploit this species faster than the natural pollution can recover, then it may result in extinction of species and directly indirectly the ecological system। कह रहे हैं कि जब हम नेचुरल सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जैसे कि अभी आप खेतों के साथ देख रहे हैं कि नेचुरली जितना प्रोडक्शन होना चाहिए हम एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर और मैन्योर डाल के उसको ओवर एक्सप्लॉइट कर दे रहे हैं। तो जब हम नेचर के साथ छेड़छाड़ करते हैं ना, तो इकोलॉजिकल साइकिल जो होता है, जो नेचर मेंटेन करता है, उसके साथ भी क्या होता है, बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि आप वीड्स को हटाने के लिए वीडिसाइड्स का इस्तेमाल करें, पेट्स को हटाने के लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करें, ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, जिसकी वजह से है ना हम छोड़ दे रहे हैं अपने गाय, बैल, भैंस, बकरियों को, जाओ भाई खेतों में चरते रहो, तो ओवर ग्रेजिंग कर दे रहे हैं वो, ठीक है। हंटिंग कर रहे हैं हम, तो ये सारी चीजें हैं आपके रीजंस ओवर एक्सप्लॉयटेशन में, ये आपके ओवर एक्सप्लॉयटेशन में आ जाती है। नेक्स्ट माइनिंग आती है। माइनिंग क्या हुआ कि जब हम अर्थ के नीचे वाले सरफेस पे डिगिंग करते हैं ओर्स निकालने के लिए, उस प्रोसेस को हम माइनिंग कहेंगे। तो ओर्स को जब हम माइन करते हैं तो माइनिंग करने के बाद वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होता है। माइनिंग करने के बाद से रिफाइनिंग करते हैं, कैल्सिनेशन करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, ये सारी, तो कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, फिर रिफाइनिंग, ये सारी चीजें करके तब जाके प्योर मेटल बनता है। तो अगर हम डिगिंग कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, तो उससे हमको क्या हो सकता है, सॉइल इरोजन हो सकता है, सिंक होल हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, फिर हो सकता है कि आपका जो मिट्टी है वो कॉन्टामिनेटेड हो जाए, ग्राउंड वाटर कॉन्टामिनेटेड हो जाए इन सारी चीजों से। तो ये भी आपका एक कारण है। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब तो आपको पता है, कटिंग डाउन ट्रीज इन लार्ज स्केल, उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होगा, बहुत सारे जो हैबिटेट्स होंगे
जो जानवर होंगे उनको अपना घर, उनका घर नहीं रहेगा तो वो सड़क पे आ जाएंगे। आपको ये बातें पहले भी बता चुके हैं हम। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए हमको। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन वर्ड ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड पॉल्यूस से, जिसका मतलब है सॉइल, यानी कि पॉल्यूशन जो है वो होता है कि किसी भी तरीके से, चाहे आप मिट्टी को, हवा को, पानी को, ज़मीन को, किसी को भी आप प्रदूषित अगर कर रहे हैं तो डैट इज़ अ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का इफेक्ट ना सिर्फ हम पर होता है बल्कि जानवरों पे भी होता है, पेड़ पौधों पे भी होता है। तो कम से कम पॉल्यूशन किया जाए। पॉल्यूशन क्या होता है? अब वेस्ट जो होते हैं वो पॉल्यूशन वेस्ट से ही आता है। वेस्ट दो तरह के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। हमारे घर से जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारे घर से सब्जियों का छिलका हो गया, फ्रूट्स का छिलका हो गया, तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि कंपोस्ट बना सकते हैं, उसका हम मैन्यूर बना सकते हैं, जिसको हम पेड़ पौधों में डालेंगे, खेतों में डालेंगे तो वो हमारे लिए उपजाऊ करेगा। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको हम क्या कर सकते हैं कि लैंडफिल मेथड से या फिर इनकार्नेशन मेथड से उसको करें। इनकार्नेशन मेथड ऐसा मेथड होता है जिसमें हम एकदम एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर को चीज़ों को जलाते हैं ताकि बिल्कुल भी एशेज और धुआं ना निकले। तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं ताकि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पल्यूट ना हो। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि हमारी कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट इफेक्ट कर रहा है। और अगर एनवायरनमेंट इफेक्ट किया तो हम तो इफेक्ट 100% करेंगे। ये बात से तो आप भी एग्री करते होंगे सर। हमने इतना सारी चीज़ें पढ़ ली कि हम ऐसा क्या करते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट होता है। अब हम अपने एनवायरनमेंट को बचाए क्या, व्हाट कैन वी डू? सबसे पहले है कि पहला पॉइंट है कि अपने एनवायरनमेंट के बारे में आपको पढ़ना है, अपने एनवायरनमेंट के बारे में जानना है, फोकस करना है कि कहाँ कमी है, कहाँ ज़्यादा है आपके सराउंडिंग के आसपास चीज़ों को। दूसरा, लर्निंग थ्रू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट भी आपको एक मैसेज देता है भाई कि आप वो टाइम टू टाइम आपको अपडेट देता है कि उसको क्या चाहिए आपसे। आप जैसे गर्मी के मौसम में क्या चाहिए, पेड़ों को भी पानी चाहिए होता है। सर्दी के मौसम में ठीक उतनी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इन्वायरमेंट से आपको सीखना है और आपको अपने इन्वायरमेंट के बारे में जानना है। नेक्स्ट है कि लर्निंग फॉर द इन्वायरमेंट। और अब है कि इन्वायरमेंट के लिए सीखिए, इन्वायरमेंट से सीखिए, इन्वायरमेंट के लिए सीखिए और इन्वायरमेंट के बारे में सीखिए। ये तीनों चीजें आप सीखिए। रिड्यूस अब है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, यहाँ भी पढ़ लीजिए। रिड्यूस का मतलब कि उन चीजों का इस्तेमाल मत कीजिए जिसको आपका जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर आपके घर पे जूट का बैग है तो आप प्लास्टिक बैग अवॉइड क्यों नहीं करते? अवॉइड कीजिए। आपको क्या जरूरत है प्लास्टिक बैग की? आप जूट का बैग लेके जाइए। हाँ, ओल्ड फैशन लगेंगे क्या आप? नहीं, आपको अपनी हेल्थ, इन्वायरमेंट की हेल्थ के बारे में सोचना है। डिस्पोजेबल कप मत खरीदिए अगर आपके पास चीनी मिट्टी का कप है, कुल्हड़ है तो, है ना? तो यूज योर ओन रिसोर्सेज, लाइक प्लास्टिक बैग को अवॉइड कीजिए, डिस्पोजेबल कप को अवॉइड कीजिए, ये सारी चीजें। तीसरा है रीयूज। मटेरियल को जितना रीयूज कर सकते हैं उतना रीयूज कीजिए। जैसे कि एक पेपर है, अगर पेपर पे आप लिख रहे, लिखने का काम है, लिखने का काम खत्म हो गया, अगर आपको कुछ साफ वाफ करना है तो आप नया पेज मत फाड़िए, उससे साफ कीजिए। तो रीयूज करते रहिए। जैसे पुराना कपड़ा है, आप नहीं पहन पा रहे तो उसको क्या कीजिए कि तकिया का खोल बना दीजिए, नहीं तो पोछा लगाने के लिए उसको इस्तेमाल करिए, नहीं तो घर साफ करने के लिए इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसको रीयूज कीजिए। नए चीज़ों को मतलब जितना आप उसको रीयूज कर सकते कीजिए। और रिसाइकल का मतलब कि उसको अब दूसरी चीज़ में मोल्ड करके, उसको कास्ट करके उसको दूसरी चीज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस। आई होप आपको सेशन 1 कंप्लीटली समझ में होगा। सेशन 1 थोड़ा सा लंबा था भी ग्रीन स्किल का, तो आई होप कि आपको मैं सारे टॉपिक समझा पाई हूँ। अब नेक्स्ट सेशन में हम सेशन 2 और सेशन 3 को कवर करने वाले हैं। तब तक डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।